मेरे रूम में देखोगे तो बैग पैक उसका रेडी रहता है। जब भी मैं बोलता हूँ कि नाउ दैट पेन स्टार्ट, आधी रात को भी बहुत टाइम तो आधी रात को ही जाना पड़ा है और मैं भी ड्राइव करके उनको लेके जाती हूँ तो रास्ते मुझे धमकाते इतना कि इतना क्यों स्लो चला रहे हो गाड़ी, जल्दी करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। हार्ट में तो स्टेंटिंग होता है, मैंने सुना हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, लेकिन पेनक्रियास में स्टेंटिंग खाना बंद करवा देते हैं। दैट वाज क्रूशियल फॉर मी कि आई एम अफ्रेड एक बार सोचने लगे इधर से मैं जंप कर दूं नीचे। जब आए तब तो दुनिया खत्म हो गई थी, वापस चले तो इतने सपने लेके गए थे। मेरा नाम जयदीप पटेल है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा पेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। और मेरे परिवार में मैं, मेरा वाइफ, मेरा एक बच्चा है और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में रहते हैं। तो वी आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली। और बेसिकली मैं पेंट कैसे बनता है और उसके फॉर्मेशंस क्या होता है वो देखता हूँ मैं हमेशा। मुझे पेनक्रेटाइटिस का पहला डायग्नोस एक्यूट पेनक्रेटाइटिस 2014 में एपिसोड हुआ। कितने साल के थे? 2014 में मैं था 34 years. Before pancreatitis, I am a very workaholic person. दिन में करीबन मेरा शुरुआत 8 बजे में मेरा हो जाता था। मेरा फैक्ट्री उस टाइम पे अहमदाबाद से 40-45 किलोमीटर दूर था। तो एवरीडे मॉर्निंग आई कंप्लीट माय रूटीन एंड देन आफ्टर आई स्टार्ट ट्रैवलिंग टू फैक्ट्री। 8-8:30 बजे मेरा रात का डिनर होता था। डिनर के बाद में एक आधा पौना घंटा मैं फैमिली के साथ में स्पेंड करता था। एवरीडे सोने के लिए रूम में करीबन 10-10:30 बजे जाता था मैं। कभी दोपहर का खाना 1 बजे की जगह कुछ काम आया तो जल्दी भी खाना खा लिया, 1 बजे की जगह 2 बजे भी खाना खा लिया। कभी काम में उतना उलझा हुआ हो तो कभी कभी 3-4 बज भी जाते हैं, तभी भी पता नहीं चलता कि खाना का बाकी है मेरा। तो आई एम वेरी इनडिसिप्लिन इन माय रूटीन डाइट के लिए। मॉर्निंग में जब लोग आज एकदम परफेक्ट खाना होता है, ऐसा नहीं होता था कि खाना खाया तो भी ठीक है, नाश्ता किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी निकल जाता हूं मैं। तो एक तरह से बोले तो एकदम सही मायने में डिस्टर्ब लाइफ थी, डिसिप्लिन नहीं थी। लेकिन डिसिप्लिन क्या होता है ये आफ्टर पेनक्रेटाइटिस सीखने को मिला है मुझे। 2014 में मेरा पहला एपिसोड हुआ था पेनक्रेटाइटिस का। तो उस टाइम पे पेनक्रेटाइटिस क्या होता है मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। फर्स्ट अटैक जब मुझे आया उससे जस्ट पहले मैं एक महाबलेश्वर का टूर करके आया था। तो ड्यूरिंग दैट ट्रिप 4-5 दिन मेरा खाना पीना सब बाहर का हुआ था। तो शुरुआत में मुझे पहले ऐसा फील हुआ कि ये खाने की वजह से मुझे कुछ हुआ है, सो सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन माय स्टमक। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने मुझे एलोबरेटली सारी चीज समझाई डॉक्टर ने, तब जाके मुझे महसूस हुआ कि ये चीज हुआ है। लेकिन वो भी एक इनिशियल की उन्होंने बोला कि ये एक्यूट है, कभी आज हुआ है कल नहीं भी होएगा। ऐसा कोई नहीं था कि ये आपको रिपीटेडली होएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया नहीं था उस टाइम पे। मेरा पहला हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 6 days का था, 6 दिन का था। और इनिशियली दैट 4 days, पहले 4 दिन थे वो मेरे क्रूशियल थे उस टाइम पे भी, कि अच्छे खासे पेन में से मैं पास हुआ था। और ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट जो सबसे क्रूशियल मुझे लगा वो खाना पीना जो बंद करवा देते, पानी भी बंद करवा देते, खाना बंद करवा देते। दैट वाज क्रूशियल फॉर मी कि आई एम अफ्रेड कि ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन देन डॉक्टर ने बोला कि ये चीज में आपको जब मैं खाना दूंगा तो अगेन पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने खाना नहीं देने का रीजन बताया कि ये वजह से आपको खाना नहीं दे रहे हैं। देन आफ्टर दे 4 दिन के बाद में मेरा पेन सबसेट हुआ था।
तो फिर ऑन 5th डे दे स्टार्ट सम लिक्विड, उन्होंने थोड़ा सा लिक्विड मुझे पानी दिया दिन में 3-4 बार, 5 बार। और फिर ऑन 5th और 6th डे उन्होंने थोड़ा सा मुझे एक हल्का फूड दिया था, काइंड ऑफ मूंग का पानी। और देन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मी खिचड़ी का एक दिन दिया, देन दे डिस्चार्ज मी फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप क्या अल्कोहलिक हो, आर यू कंज्यूमिंग सम अल्कोहलिक। लेकिन अल्कोहल मैं कंज्यूम पहले किया था, लेकिन वो तो बहुत कम कंज्यूम किया था। 2011 से पहले मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया था, लेकिन दैट इज साल में 1 या 2 बार मैंने कंज्यूम किया होगा ओकेजनली। आई एम नॉट रेगुलर अल्कोहलिक पर्सन, तो वो उतना मैटर नहीं करता था। लेकिन सारी चीजें पूछने, आई एम पहले से मैं वेजिटेरियन पर्सन हूँ, तो ऐसी कोई चीज फाउंड आउट नहीं हुई थी कि ऐसा कोई कॉज होता है। तो दोनों डॉक्टर ने बताया कि ये रूटीन आपको कोई रीजन, विदाउट एनी रीजन है, आपको कुछ हुआ है, आप जंक फूड खाते हो, ऐसा करते हो वैसा कर। लेकिन जंक फूड भी मैं तो नहीं खा रहा था, लेकिन फिर भी हुआ है। तो ऐसा जैसा कोई फाइंडिंग्स नहीं आया था उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने फिर मुझे समझाया कि आप अभी लाइफ डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, आपको अच्छे से खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये ऑयली प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना पड़ेगा, सिंपल सा खाना खाना पड़ेगा, खिचड़ी खाना पड़ेगा, या ऐसी चीज में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने और कोई मुझे डेप्थ में उतना नहीं समझाया था पहले एपिसोड में। तो ये सारी चीज में फिर उन्होंने डेप्थ में उतना समझाया नहीं था, नॉलेज कुछ था नहीं, तो फिर मैं अगेन वैसे ही जो नॉर्मल लाइफ था वैसे ही मैं स्पेंड करने लगा था। वो मुझे ऑलमोस्ट 10-11 अटैक आए हुए हैं सब मिला के। और आउट ऑफ दैट नवंबर 2017 का जो अटैक था वो बहुत क्रूशियल अटैक था। कि 17 वाला जो अटैक था, वो अटैक में मुझे लंबा हॉस्पिटलाइजेशन भी था। और नवंबर 2017 से पहले वाला जो अटैक्स थे उसमें काफी सारी जो पेन किलर्स वगैरह देने की वजह से माय बॉडी इज पेन किलर रेजिस्टेंस हो गया था। तो ब्रूफेन है, अल्ट्रासेट, ये सारी मेडिसिन जो डॉक्टर देते थे, वो सारी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस कम हो गई थी। तो जब भी वो देते थे आधा घंटा 1 घंटा मुझे उसका इफेक्ट रहता था, बाद में पेन स्टार्ट हो जाता था। और नाउ वो कंटिन्यूस 3 दिन मेरा पेन सबसेट नहीं हुआ था, दवाई देने के बाद में भी आधा 1 घंटा पेन में से रिलीफ मिलता था, अगेन पेन स्टार्ट हो जाता था, आधा घंटा पेन में से रिलीफ होता था, तो अगेन पेन स्टार्ट होता था। तो डे एंड नाइट में बेड में ऐसे ही सिकुड़ के बैठा रहता था, सो भी नहीं पाता था मैं। तो माय पेरेंट्स एंड माय वाइफ इज सो अफ्रेड आउट ऑफ दिस कि ये कैसे सस्टेन कर पाएगा ऐसे। तो डॉक्टर को बातचीत किया, देन डॉक्टर डिसाइड कि नाउ वी गो फॉर द फेंटानिल के ऊपर उन्होंने मुझे देने के लिए डिसाइड किया। देन दे स्टार्टेड, डॉक्टर ने मुझे फेंटानिल रिकमेंड करके वो देना स्टार्ट किया था। तो तब से जब भी उसके बाद में जब भी एपिसोड्स आए हैं, तो सब टाइम मुझे उन्होंने ये पेन किलर्स में फेंटानिल ही दिया है। उसके बाद में उन्होंने मुझे अल्ट्रासेट, तो माय पेन लेवल इज वन स्टेप अहेड आफ्टर दैट। और उस टाइम पे इतने सारे एपिसोड्स हो चुके थे, तो मैं भी एकदम नर्वस हो गया था। और माय पेरेंट्स एंड माय वाइफ इज ऑल्सो वेरी नर्वस। वो छिप छिप के आई फेल्ट कि वो भी आंसू बहा रहे हैं। तो ये सारी चीजों से मुझे भी सारी बहुत डिप्रेसिव फीलिंग आ रही थी। और वो लगातार करीबन 6 या 7 दिन पेन चला था मेरा उस टाइम पे। और 6-7 दिन खाना नहीं दिया था, पानी भी नहीं दिया था। तो 6ठे या 7वें दिन डॉक्टर डिस्कस कर रहे थे कि उसको नाक से नली नली डाल के लिक्विड देना शुरू करेंगे ऐसा करके। तो वो मुझे और भी डरावना लगा था उस टाइम पे कि दिस स्टेज इज वेरी बैड,
कि ये सिचुएशन में मुझे नहीं जाना है। लेकिन लकीली मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग से थोड़ा पेन में रिलीव होना शुरू हुआ, तो वो मैं स्टेज से बच गया था। लेकिन द पेन, एक जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डरावना एक्सपीरियंस है कि मैं चाहूंगा कि ये एक्सपीरियंस में से और कोई पास नहीं होए उसमें से। वो हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर उन्होंने बुलाया था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको स्टेंटिंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब स्टेंटिंग की बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत ऑकवर्ड भी फील हुआ था, और एक डर भी लगा था कि मैंने हार्ट में तो स्टेंटिंग होता है, मैंने सुना हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, लेकिन पेनक्रियास में स्टेंटिंग ये मेरे लिए नई चीज थी। तो मैं और मेरी वाइफ डर से गए थे एक बार कि ये स्टेंटिंग वाली बात कहाँ से आई इसमें। फिर पापा को हमने ये बात बताई, पापा उस टाइम पे थे नहीं, तो देन वी डिसाइड कि अहमदाबाद के बेस्ट डॉक्टर को हम लोग कंसल्ट करते हैं, देन आफ्टर वी डिसाइड क्या करना है। तो वो दिवाली का छुट्टी का टाइम था, तो डॉक्टर्स लोग मुझे मिले नहीं थे वेकेशन में। तो थोड़ा टाइम लेके फिर उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और एमआरआई वगैरह करवाया, देन दे कंफर्म कि नाउ यू आर पेशेंट ऑफ कॉनिक पेनक्रेटाइटिस। तो डॉक्टर ने बताया कि अभी आपको ये जो सिचुएशंस है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आज आप घर जाएंगे, कल भी आएंगे, 15 दिन के बाद भी आएंगे आपका एपिसोड, या महीने के बाद भी आएंगे, या साल भर भी आएंगे, 10 साल का बाद में भी आएंगे। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो मैं थोड़ा डर सा गया था उस टाइम पे, और अनफॉर्चुनेटली हम उसके बाद में 2016 से बाद में मेरे जो एपिसोड है फ्रिक्वेंटली हर एक वीक आने लगे थे। एवरी वीक एक एपिसोड, एवरी वीक एक एपिसोड, ऐसे सिचुएशन हो गया था। तो डॉक्टर से मुझे सपोर्ट अच्छा किया था उस टाइम पे भी, लेकिन सारे उन्होंने रूट कॉज फाइंड आउट करना ट्राई किया, सारी ट्रीटमेंट, सारे ये चीज करने का ट्राई किया। उन्होंने कोई प्रोसीजर कर सके तो वो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कोई प्रोसीजर करके इसको एलिमिनेट कर सकते या नहीं। लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज एक्सप्लोर करने के बाद में डॉक्टर्स की एक टीम थी, उन्होंने बताया कि नाउ वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर यू, कि आपको जब भी दिक्कतें होती है तो आपको हॉस्पिटल आना है, हम लोग पेन मैनेजमेंट करेंगे और आपको पेन सबसेट होने के बाद में आपको डिस्चार्ज करेंगे। तो मैं और मेरी फैमिली सारे लोग बैठ के सोचने लगे कि ये तो कैसे हम लोग लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, और इतना फ्रीक्वेंट अटैक है तो मेरा जो 80% टाइम है वो तो हॉस्पिटल में ही जाता है। तो उससे मेरा जो रूटीन काम है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो मैं बिजनेस भी सफर कर रहा है और सारी चीजें। तो एक बार तो पापा ने सोच लिया कि मैं बिजनेस भी वाइंड अप कर लेता हूँ, कि ये हम लोग ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते इसमें, कि आई एम द लुक आफ्टर ऑल टेक्निकल पार्ट ऑफ माई बिजनेस। बोले जब टेक्निकल पर्सन ही ऐसे बेड रिडन है और हॉस्पिटलाइजेशन बार बार होता है, तो हाउ कैन वी कंटिन्यू अ बिजनेस। तो एक बार तो ऐसे ही बहुत गंदी सिचुएशन आ गई थी लाइफ में कि अभी क्या करना है, मुझे खुद को भी पता नहीं चल रहा कि क्या करूंगा मैं। So once I am admitted on the 8th floor on the hospital, और वो पेन भी उस टाइम पे बहुत था, और आजू बाजू में फैमिली को भी देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, वो लोग भी खूब टेंशन में है। और ऐसे माहौल में मुझे एक बार सोचने लगे कि इधर से मैं जंप कर दूं नीचे, लेकिन दैट वाज नॉट अल्टीमेट एंड। एक्चुअली पहले शुरुआत हुई ना तब तो ये जब डॉक्टर के हमारे जो फैमिली फिजिशियन है उनको रिपोर्ट्स करानी थी कुछ इनकी, तो लेके गई करा के, तो देखा तो बोले कि मैंने तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था और क्या लेके आ गए तुम। ये निकला तो मतलब बाद में तो बोले कि तू हार्ट अटैक लेके आया होता तो बोलता है कि घर जाके सो जा, मैं ठीक कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। पर तू ये लेके आया ना तो मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। डॉक्टर ने ऐसा बोला एक बार की रिपोर्ट्स कराई सारी, मतलब कैल्शियम का कुछ कराया और मतलब फैट का कुछ कराया वो सब, तो वो नॉर्मल आया सारा। तो वो बोले कि अब तो आप कुछ नहीं हो सकता, आपको पेन हो रहा है तो आप हॉस्पिटल आ जाइए, पेन बंद होगा तो आप घर जाएंगे,
इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि आपका पेनक्रियास भी इतना बड़ा नहीं हुआ, मतलब कि साइज ऐसा नहीं हुआ कि हम सर्जरी कर सके, मतलब को आपको वेट करना पड़ेगा। तब तो ऐसा लगा कि मतलब क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे ऐसा। और घर में भी ऐसा हो गया कि पापा को ऐसा बोला घर आके कि ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, तो बोले कि अभी इतना बिजनेस इनके ऊपर ही पूरा चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अभी वाइंड अप कर लेते सब कुछ, क्योंकि कौन चलाएगा ये सब। और मेरा बेटा भी आई थिंक 6th में था तब। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। बाहर के लोगों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि हमको ही ऐसा क्यों मिला, सबको मतलब परेशानी, तो ऐसी परेशानी हमारे घर ही क्यों आई, मतलब कि कोई जी नहीं सकता, मर नहीं सकता, ऐसा हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम जो एक्सटेंडेड फैमिली वाले तो एक सिंपैथी बता के चले जाते हैं, लेकिन सारी जो चीज फेस करनी होती है तो नियरेस्ट वन और डियरेस्ट वन को ही फेस करनी होती है। सो सबसे ज्यादा परेशानी मेरी वाइफ को ही है, पेरेंट्स को ही, और सबसे ज्यादा मेरे बेटे को ही है। वो उतना इनोसेंट है, आज भी उतना ही इनोसेंट है, लेकिन उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। सारी चीजें वो मन में दबा के सोचता रहता है वो, कि बार बार ऐसा क्यों होता रहता है। एवरी कॉल, मैं जब उसको हॉस्पिटल से जब बात होती है ना, तो भी वो बोलता है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज, आप कब वापस आ रहे हो। और उसको जब पता चला कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो बोलता है इसका कोई रेमेडी नहीं है। तो ये जब क्वेश्चन उसके मुंह से जब निकलता है और जब वो बोलता है ना, तो हम लोगों को बहुत गंदा फील होता था कि ये कैसे, हम लोग आंसरलेस है, क्लूलेस है, ऐसा क्यों। मेरे रूम में देखोगे तो मतलब बैग पैक उसका रेडी रहता है, कि उनके एक पैक कपड़े रहते हैं उसमें, मतलब जो भी, क्योंकि मतलब तुरंत ही वो बोलते कि पेन होता है तो तुरंत ही मुझे जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करो तो मुझे कुछ फाइल कुछ तो लेके निकलना पड़ेगा। तो तो ऐसे ही मैं रेडी रखती थी एक सब पूरा कुछ। सीट हम लोग रेडी रखते थे कि जब भी मैं बोलता हूँ कि नाउ दैट पेन स्टार्ट। आधी रात को भी, बहुत टाइम तो आधी रात को ही जाना पड़ा था। और मैं भी ड्राइव करके उनको लेके जाती हूँ, तो रास्ते में मुझे धमकाते इतना कि इतना क्यों स्लो चला रहे हो गाड़ी, जल्दी करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो पता नहीं वो टाइम तो रात को मैं सो नहीं पाती थी, ऐसा कि मतलब ये ऐसे थोड़े से खिसके, मतलब मुझे लगा कि मूवमेंट किया तो मैं जग जाती थी कि क्या हुआ, पूछना पड़ता था क्या हुआ, ठीक तो है ना। ऐसे ही मैंने 3 या 4 साल तक रात को सोई नहीं मैं। फर्स्ट एपिसोड जब हुआ था, मैं तकरीबन 100 में 1 kg लेस था वो, अब आई एम ऑलमोस्ट एट 99। तो उधर से सीधा मैं आया था 72 पे। सो ऑलमोस्ट 27 kg। वेट लॉस की वजह से कोई लोग रिकग्नाइजेशन भी नहीं कर पाते थे, सिचुएशन हो जाती थी कभी कभी, जैसे फॉर दैट कि ये एपिसोड के बाद में करीबन 1 साल के बाद में पेंट का हमारा बहुत बड़ा शो होता है इंडिया में, पेंट इंडिया करके। तो वो अटेंड करने के लिए मैं मुंबई गया था, साथ में मेरा एक फ्रेंड को लेके गया था मैं, कि एटलीस्ट कोई मुझे साथ में कोई सिचुएशन में हैंडल कोई आ जाए तो मुझे तकलीफ में मैं ज्यादा ना हो, इसलिए। हेल्प कर दे कोई। तो काफी सारे मेरे जो पुराने नेटवर्क्स वाले लोग थे, वो बोलते तो उनको मुझे बोलना पड़ता है तब जाके वो रिकग्नाइज करते कि नहीं ये जयदीप भाई है। पर इतना चेंज कैसे आया कि 1 डेढ़ साल पहले ही मैं आपको मिला हूं और 1 डेढ़ साल के बाद में आप मुझे मिलते हो, तो हाउ दिस। ड्यूरिंग दिस फ्रिक्वेंट एपिसोड के बाद में एक डर तो ये हो गया था कि उसमें से मैं रिकवर होके बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा, और जो रिकवर होके बाहर नहीं आऊंगा तो हाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड विथ माय एम्बिशंस, और बेटी का फ्यूचर मैं कैसे बनाऊंगा, पापा और मम्मी की केयर कैसे करूंगा, मेरी वाइफ का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो अ, उसको मैं कैसे खुश रख पाऊंगा। तो ये सारी चीजें मुझे एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ में दिखती थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे ही जीना है रहेगा तो फिर मैं उनके लिए बर्डन बन जाऊंगा, कि मैं कर तो कुछ नहीं पा रहा हूं उनके लिए, और जो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो आई एम बर्डन फॉर माई फैमिली। कि आज जो कुछ भी उनके पास बचा हुआ है वो भी सारा स्पेंडिंग ये ट्रीटमेंट में ही चला जाएगा। तो एक चीज हो मुझे हमेशा डर रहती थी उस टाइम पे कि वेदर दिस सिचुएशन इज
कभी इसका एंड है कि नहीं, कभी एंड दिख तो नहीं रहा था मुझे। बीइंग अ गुजराती, चटपटा और स्वीट, कॉफी कॉफी बहुत पसंद है। तो ये दो चीज तो खानी ही खानी है हम लोगों को। तो हमेशा सबसे ज्यादा स्वीट मिस करते हैं और सबसे ज्यादा चटपटा खाना मिस करते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग है ना हमेशा खिचड़ी खिलाते हैं। तो खिचड़ी से तो परेशान होते हैं, तो ढूंढते हैं कि क्या अच्छा खाना मिलेगा। सो आई एम ऑलवेज इन क्रेविंग कि अच्छा खाना कब मिलेगा। In these 4 years, how many times do you think आपका एमआरआई हुआ होगा, या ईआरसीपी या एंडोस्कोपी या अलग अलग टेस्ट? 4 साल में एंडोस्कोपी दो बार। 2 बार हुआ है। डॉक्टर्स ने स्टेंटिंग के लिए ट्राई किया था, फ्रॉम बिगर साइज टू स्मॉलर साइज, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में कब करीबन 3.5-4 घंटे हुआ था, लेकिन इन दैट 3.5 आवर और 4 आवर्स में वो स्टेंट नहीं रिप्लेस कर पाए थे। देन एनेस्थीशियन डॉक्टर ने मना किया कि ना, वो पल्स रेट इज गोइंग टू डाउन, आप उधर रोक दो, फिर ट्राई करना। तो अगेन एक दिन जाने देने के बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से मुझे सेम लास्ट एक 6 टैंक का ऐसा बोल रहे थे मुझे। तो फिर हम लोगों ने सोचा साथ में बैठ के फैमिली ने कि भाई एलोपैथी के अलावा भी काफी सारे हमारे इंडिया में ट्रीटमेंट करने के तरीके हैं, सिर्फ और आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। तो हम लोगों ने वो सब में ढूंढने का शुरू किया। तो ड्यूरिंग दिस सर्च वी फाइंड नेचुरोपैथी का एक बेंगलोर में इंस्टीट्यूट था, वी अप्रोच टू देम। तो बोले नेचुरोपैथी में तो पेनक्रेटिस ऐसी कोई चीज हमारे कोर्स में नहीं है, वी जस्ट डिटॉक्स योर बॉडी, और वही सारी चीज हम लोग करते हैं, तो वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर यू। मतलब इसमें सोचने का कोई मतलब नहीं है। फिर होम्योपैथी में एक हम लोगों ने किसी को रेफरेंस से पूछा था, तो उनके पास भी कोई ऐसा कोई ठोस आंसर हम लोगों को नहीं मिला कि जिससे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन हो पाए। और फिर हमने आयुर्वेदिक में 2 जगह हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, एक पड़ाव था और एक उत्तराखंड में और एक क्लिनिक था। तो पहले मैंने दूसरे वाले जो क्लिनिक है उत्तराखंड में उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे हाँ हो जाएगा करके मुझे किया, लेकिन दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस कि क्या क्या सिचुएशन में पास होता है, क्या क्या सिचुएशन पेशेंट को। मैंने उनको पूछा कि आप कैसे ट्रीट करते हो, तो दे आर आंसरलेस फॉर दिस। और फिर हमने पड़ाव में अप्रोच किया था। तो पड़ाव में जब अप्रोच किया तो देयर वर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू माय ट्रीटमेंट रिलेटेड, कि अब तक आपका कौन सा फेज है वो उनको समझना था। तो उन्होंने रिपोर्ट सारे मांगे और अभी क्या क्या परसिस्टेंट तकलीफ है वो पूछ रहे थे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, दे हैव सम नॉलेज अबाउट पेनक्रेटिस। तो सारी रिपोर्ट्स हम लोगों ने भेजी और फिर स्टाफ ने रिवर्ट किया कि नहीं, आपको ये ठीक हो जाएगा, you have any references for this? So very promptly they reply and give us a 7-4 references for this कि भी लो, ये लो, आप बात कर लो अपने आप। तो it is also built up our confident about this कि इतनी जल्दी कौन अपने रेफरेंसेस देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका पापा के पास फोन गया और बोला कि आपको दुनिया भर में कोई जगह ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे अदर देन पड़ाव, आप पड़ाव चले जाओ, मैं बहुत सारी सोचो मत, चले जाओ, हाँ, चले अगर जाओ, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे घर आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा। बस इतना ही बोला। क्योंकि मैं बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ इंडिया में और बाहर भी, लेकिन मेरा सही होने का जो रीजन है वो पड़ा हुई है, तो आप उधर चले जाओ। मैं उधर गया ना, तो जस्ट उनके साथ विजिट हुआ, और विजिट से पहले स्नेहा जी ने मुझे खाना खिलाया। स्नेहा जी वॉज कॉन्फिडेंट कि आप खाना खाओ, हम लोग बैठे हैं। आप यहाँ तो पे वो जो एटीट्यूड था ना, कि एक उनके स्टाफ अटेंडेंट में जो एक कॉन्फिडेंट है, तो वैजी में कितना कितना कॉन्फिडेंट होगा कि इफ नेहा इज टेलिंग मी कि आप खाना खाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बैठे यहाँ पे, हम बैठे हैं यहाँ पे। तो दैट दैट मेक सेंस फॉर मी कि ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, तो वैजी तो इससे भी ज्यादा कई कई गुना कॉन्फिडेंट हो गए। आई मेट शिखा जी। तो शिखा जी ने पूरा मेरा फाइल में जाऊं उससे पहले मंगवा के चेक कर लिया था, उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया और फिर बोला दिक्कत ज्यादा नहीं है। मेरे उस टाइम पे एक दवाई चल रही थी
यूरिक एसिड की, फेबुकेट 40 करके। और ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट उनको मुझे हाई प्रोटीन डाइट पे रखना था, तो इट इज अ चैलेंजिंग पार्ट। तो शिखा जी वॉज एक्सप्लेन कि इट्स चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी इवन। और फॉर्चुनेटली वो ट्रीटमेंट के बाद में मेरा वो फेबुकेट 40 है, एक महीने मैंने नहीं लिया था, और उसके बाद में मैंने रिपोर्ट करवाया था आफ्टर डूइंग दिस हाई इंटेक प्रोटीन डाइट। तो वो यूरिक एसिड नहीं लाया था, वो नॉर्मल था, आज नॉर्मल तक था, टच वुड आज तक वो कभी नहीं आया। कभी नहीं आया उसके बाद में। हम्म। तो वो जो मोमेंट था ना कि हो जाएगा, वो मुझे फील हुआ उधर, वो फर्स्ट मीटिंग में। काफी पुराने पेशेंट्स भी उधर मिलने के लिए आए थे, तो ये सारी जब बातचीत हुई ना, तो आई फील कि नहीं, मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। अभी इधर से ही मुझे सही होके जाने वाला हूँ मैं वापस। जब पड़ाव पहुंच के काफी दिनों के बाद में कोई मुझे बोलता है कि आप भरपेट खाना खा लो, 20-25% पेट खाली रख के, तो आई फील कि ये तो बात हुई कि भूखा नहीं रखेंगे, खाना तो खिला रहे। खाना खिला रहे हैं। आई फील कि नहीं, ये तो कुछ है इधर। खाना खिलाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे मजे की बात और कुछ नहीं हो सकती। और वो भी पनीर दे रहे थे ना, वो तो कोई नहीं देता, मतलब खाने के लिए मना करते पनीर इवन रात को कुछ न कुछ डिजर्ट में स्वीट देते थे, देते थे। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि कभी रसगुल्ला मिलता है, और मीट ब्रेकफास्ट में कभी कभी वो इवनिंग स्नैक्स में सैंडविच मिल जाती थी, हाँ, टिक्की। टिक्की। हाँ, अभी डॉक्टर को तो मना करते हैं सर, आपको ब्रेड खानी ही नहीं है। मस्त खिलाते हैं। पापा तो अभी भी याद कर रहे हैं, लिटरली अभी भी वहां का खाना अभी भी याद कर रहे हैं कि वैसा खाना तो मतलब पता नहीं पहाड़ों का मतलब सब्जी जो भी है, वो but 3 बहुत दिन रुके अच्छा था। थे, 3 दिन रुकने के बाद भी बोले दैट वाज अमेजिंग खाना। हम लोग पड़ाव में जब पहुंचे तो सारी रिपोर्ट्स करवा के गए थे पहले तो, क्योंकि मेरा 22 को एडमिशन था एक एपिसोड के दौरान, तो काफी सारी रिपोर्ट्स करवाई थी, और एमआरआई और सीटी स्कैन यूएसजी वगैरह हो चुका था करीबन 1 महीने पहले ही। तो ये सारी रिपोर्ट्स मेरी करवाने की जरूरत नहीं हुई थी, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि ये सारी रिपोर्ट्स करवानी पड़ेगी, लेकिन ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले ही हुई थी, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम पे। अदरवाइज सारे पेशेंट की जैसे होती थी वैसे मेरी भी रिपोर्ट्स होती उधर। और सारा डायग्नोज करने के बाद में रूटीन एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम पे एक डॉक्टर आते थे। मेरा ब्लड प्रेशर है, देन मेटाबॉलिज्म में कोई चेंज है, वाइटल्स लेते थे सारे, टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीजें, और वो नोटिस करते थे। और एवरीडे इवनिंग में मुझे शिखा जी से एक बार काउंसलिंग होता था कि व्हाट यू फील इन द इम्प्रूवमेंट, क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं है, वॉट एवर इज दैट। तो एक बार दिन में होता था हमारा। और कुछ भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएट उधर जो अटेंडेंट रहते थे उनको बताते थे, उनके डॉक्टर्स लोग की टीम रहती थी कि ये मुझे दिक्कतें हो रही है। तो ड्यूरिंग माई स्टे एक बार मुझे उधर एटमोसफियर में एकदम सडन चेंज आया था। ओले गिरे थे उधर, तो ओले गिरने की वजह से टेम्परेचर एकदम सडन डाउन हुआ था। तो वो फील सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ था मुझे, तो एक दिन के लिए मुझे पेन बहुत हुआ था। तो उन्होंने तुरंत उसको, मैं नोट इन्फॉर्म किया कि ये सिचुएशन है, तो उन्होंने तुरंत मुझे एक दवाई उनकी थी वो रेकमेंड करके वो थी दवाई दिया, और बोला कि ऐसे गर्म पानी के साथ लेके आप सो जाओ। तो वो लेके सो गया मैं, और आई रिलीव ऑलमोस्ट इन 30 मिनट्स। और फिर वो उस रात में करीबन 3-4 बार उन्होंने सामने से पूछा होगा कि कैसा है कैसा है कैसा है करके। और मॉर्निंग में फिर एक दिन मेरा खाना स्किप किया था मैंने, फॉर द प्रिकॉशन। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने वो प्रिकॉशन के लिए थोड़ा स्किप किया था। और ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने उनका जो मेडिसिन अमर है लेमन वाटर वो चालू रखा था, और साथ में वो लेमन वाटर और हनी के साथ में मुझे देना चालू रखा था। वो खाना नहीं खाया तो लेमन वाटर हनी के साथ में दिया, लेकिन दे टेक केयर प्रॉपरली कि वो कैसे भी करके पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। और पेशेंट की मेटाबॉलिज्म में जो अब हमारा
डाइट हम लोग चेंज करते हैं, दवाइयाँ चेंज करते हैं, हैबिटेट्स चेंज करते हैं, तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंज आने वाला है। तो चेंज को वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि इसी की वजह से सारी चीज मेंटेन करनी है पूरे साल तक, और वो सारी चीज मेंटेन करने के लिए वो टोटल छोटी छोटी चीज वो कवर करते हैं कि वेट कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, फूड इंटेक कितना है पेशेंट का, नींद कैसी रही। नींद कैसी रहती है, सारी चीज मॉनिटर करते हैं। और जब हम लोग डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए भी जाते हैं ना, तो उनके अटेंडेंट्स बीच में घूमते रहते हैं, कौन सा पेशेंट क्या खाना खाता है, कितना क्वांटिटी अपटेक करता है, वो क्लोजली मॉनिटर करता है और एडवाइस करते हैं कि ये आपको खाना चाहिए, इतना कम खाना चाहिए, इतना ज्यादा खाना चाहिए, सारी चीज मॉनिटर करते हैं वो। बहुत सारी दवाइयाँ नहीं मिलती है। नहीं, दवाइयाँ उतनी सारी, जो परसेप्शन है कि इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उतनी सारी दवाइयाँ पड़ाव में नहीं लेनी पड़ती है। बहुत लिमिटेड दवाइयाँ है। मेरे साथ में मुझे शायद एक या ना 2 या 3 टाइप की दवाइयाँ मेरी अक्रॉस द ट्रीटमेंट चली होगी, वो एज पर माई रिक्वायरमेंट। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट मुझे 2 या 3 दवाइयाँ अक्रॉस द ईयर मुझे लेनी पड़ी थी। एक कॉमन दवाई है उनकी, अमर, वो एक थी, और उसके साथ में एक रसूल वटी करके एक दवाई थी, और एक और दवाई थी, आई थिंक दैट नारिकेल लबन, और प्राक प्राक थी। ये 3-4 साल की जो थकान थी ना पेनक्रेस को लेके, उसमें से एक तो रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुआ कि जो स्लीपलेस नाइट्स थी उसकी जगह पे एक सुकून सा नींद आना शुरू हुआ कि नहीं, यहाँ आए तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे हम लोग, ठीक होके जाएंगे। तो दैट व्हाट आई फील ड्यूरिंग दैट फर्स्ट इंटरेक्शन। और आफ्टर दैट हम लोग जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके बाहर जब हम लोग निकलते हैं टहलने के लिए कंपाउंड में, तो उस टाइम पे भी कोई कोई पेशेंट्स है वो 1 साल के बाद में वो रिपीटेडली दिखाने के लिए आते थे। तो आउट ऑफ दैट एक पेशेंट है सौराष्ट्र से आया था, राजकोट से, और बहुत यंग लड़का था वो, करीबन 16-17 साल का लड़का होगा वो उस टाइम पे। और उसके जो पेरेंट्स है बोलते वैद्य जी है हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, कि उनका पूरा जो कहानी थी वो उन्होंने मुझे सुनाई कि हम लोग यहाँ यहाँ गए थे, इस डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट करवाया था, और अल्टीमेटली लास्टली हमको पड़ाव से ट्रीटमेंट करवाने के बाद में आज हम लोग रिलैक्स है। देन आई फील कि नहीं, मैं भी कैसे कल ऐसे ही लड़के की जैसा ही होके जाने वाला हूँ मैं। दैट आई फील कॉन्फिडेंटली, और एक सुकून महसूस हुआ उसके बाद में। एंड आपको? मोटिवेशन तो बहुत मिलता था एक्चुअली वैजिस से। जब वो आते थे सबके साथ बैठते थे, सबसे क्वेश्चन करते थे कि क्या क्या है, तो सब बताते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, सबका सॉल्यूशन मिलता था। तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। और पहले तो ऐसा हुआ कि चलो हमको पता था कि हमको अकेले को ऐसा हुआ है, जो वहां जाके पता चला कि इतने लोग हैं। तो स्कूल में जैसा होता है ना कि एक को पनिशमेंट मिलती है तो नहीं सबको मिलती है, तो थोड़ा डिवाइड हो जाता है, मतलब फिर थोड़ा अच्छा लगता है हमारे जैसे भी और भी है कोई, तो थोड़ा डर कम वो लगता है। जो एक सफर होती है ना, तो एक अकेले चलने में मुश्किल होती है, लेकिन साथ में बहुत सारे लोग होते हैं तो मुसाफरी आसान हो जाती है। ऐसी बात हो गई थी उधर जाने के बाद में। और सबका मतलब खुश थे ना, इसलिए वो ज्यादा अच्छा था। कि हॉस्पिटल में जाते तो सब दुखी थे ना, तो वहां तो मतलब सब रो रहे होते होंगे, यह सब हैप्पी है, तो वो और अच्छा सबके लगता सबके था। मुंह पे स्माइल होती है। स्माइल पहली बार खाना खाते ना बहुत दिनों बाद अच्छा लगता है। और खाना खाने का नहीं, वो खाली खिचड़ी खिलाते थे हाँ। हाँ। और दाल का पानी और राइस खिलाते थे। उधर जाने के बाद में सारी चीज भरपेट खाने मिलती थी, सब्जी, दाल, राइस, सलाद, छाछ, पापड़। वो तो कोई सोच भी नहीं सोच सकता भी नहीं कि सकता कि मतलब सारी इस चीज बीमारी मिलने के वाली साथ है। कोई इतना खाता है क्या। मतलब वो तो 21 दिन रुकी ना वहां पे, मुझे लगा कि हम दोनों, एक गड़बड़ी थी कि वो बीमार थे, वरना हमारा तो अच्छा टाइम स्पेंड हो अदरवाइज गया था साथ में। इट्स लाइक हनीमून प्लेस। बस वही टेंशन था कि वो बीमार है, मतलब ठीक होंगे, थोड़ा सा वो था, बाकी कुछ नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। 21 दिन खत्म होने के बाद में जब निकल रहा था, तो आई फील लाइक दैट कि
नहीं, जिंदगी में भी बहुत कुछ करना बाकी है और वो सारी चीज मैं कर लूंगा मैं ऐसा। हम टैक्सी में निकले ना, जो वो टैक्सी वाले भैया थे वो उनके मतलब, तो रास्ते में बहुत सारी बातें की उनसे। वो भी बोल के आए कि हम दोबारा आएंगे, अपने बेटे को लेके देहरादून घूमेंगे, नैनीताल जाएंगे। मतलब ये तो जब आए तब तो दुनिया खत्म हो गई थी, वापस चले तो इतने सपने लेके गए थे कि भी आगे ये करेंगे वो करेंगे वो सब।